तो लेट्स स्टडी अबाउट IS 456-2000। ये कोड है किसके लिए? प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस है ये। तो जब हम इस कोड को पढ़ते हैं ना, तो हमको एक दो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो इस कोड में जब आप इंडेक्स के थ्रू जाओगे ये देखने के लिए कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो उसमें कोई एक जनरल पैटर्न नहीं मिलेगा। और चीज़ों को याद रखने के लिए आपको कोई पैटर्न तो चाहिए। तो मैंने अपना ही एक पैटर्न बना लिया है, बट उसकी वजह से क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ऑफ टॉपिक हो जाते हैं अगर आप उस पैटर्न को देखो। तो मैंने कुछ टॉपिक को छोड़ दिया है। तो रेलेवेंट टॉपिक्स को पकड़ते हुए जो भी पैटर्न मुझे दिखा उसके हिसाब से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। दूसरी चीज़ आप IS 456 में ये ऑब्ज़र्व करोगे कि कोड थोड़ा सा डरते हुए बात करता है। मतलब किसी भी क्लॉज में कोई सर्टेनिटी नहीं है। हर जगह लिखा है मे बी यूज्ड, कुड बी यूज्ड। तो वो जो कन्विक्शन है ना, उसकी कमी लगती है कोड में। एनीवे, तो ये तो ऐसे ही जब कोड पढ़ोगे आप तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। मुझे इस तरह की चीज़ें रियलाइज़ हुई। अब देख लेते हैं IS 456-2000 में है क्या बेसिकली। तो इसमें हमारे पास हैं 5 सेक्शंस और 8 एनेक्चर्स। मेनली जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो इन 5 सेक्शंस में ही दिए हुए हैं, और 8 एनेक्चर्स में भी है, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट इन 5 सेक्शंस द्वारा ही कवर किया जाता है। ठीक है, तो हम भी इस 5 सेक्शन को ही पढ़ेंगे। एनेक्चर्स पे मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है इसमें। तो देख लेते हैं इन 5 सेक्शंस को। अच्छा, ये 5 सेक्शंस के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको 43 क्लॉजेज़ में डिवाइड किया गया है। 43 क्लॉजेज़ बोल लो, 43 मेन टॉपिक्स बोल लो, उसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके अंदर फिर आप देखोगे कि सब टॉपिक्स हैं तो उसमें ढेर सारे क्लॉज हो जाएंगे, लेकिन जनरल टॉपिक मेन टॉपिक्स की बात करोगे तो ये 43 ही हैं। अब तो फिर इसको नेमोनिक से हम देख लेते हैं। नेमोनिक से क्या होगा कि आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि वो 5 सेक्शन हैं कौन से। तो आप ऐसा एक नेमोनिक बना सकते हो कि डिज़ाइन द स्ट्रक्चर एंड देन यूज़ मटेरियल टू मेक इट। तो डिज़ाइन के बेसिस पे आपको क्या पता चल जाएगा कि डिज़ाइन से रिलेटेड 3 टॉपिक हैं आपके पास। कौन कौन से? डिज़ाइन कंसिडरेशन के बेसिस पे 2 टॉपिक मिल जाएंगे। कैसे? डिज़ाइन कंसिडरेशन में जनरल प्रोविजंस हैं कुछ और स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ। तो जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन और स्पेशल डिज़ाइन कंसिडरेशन। फिर डिज़ाइनिंग के लिए मेथड कौन सा बताया गया है सेक्शंस में? लिमिट स्टेट मेथड को। वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी डिस्कस किया गया है, पर वो एनेक्चर्स में डिस्कस किया गया है। एनीवे, अगली चीज़ आ गई मटीरियल्स। तो अब इस नेमोनिक के बाद इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। तो ये 5 सेक्शन हो जाएंगे। एक हमारा जनरल सेक्शन है, उसमें कुछ नहीं, टर्मिनोलॉजीज़ और डेफिनेशंस मेंशन्ड है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जैसा यहाँ पे बताया, मटीरियल्स है। मटीरियल्स में मतलब एग्जैक्टली देखोगे तो काफ़ी कुछ है। माईविट इस नेमोनिक से याद रख सकते हो। मटीरियल, W फॉर वर्कमैनशिप, I फॉर इंस्पेक्शन, T फॉर टेस्टिंग। तो मतलब मेन टॉपिक तो मटीरियल, वर्कमैनशिप, टेस्टिंग और इंस्पेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप इसको शॉर्ट में मटीरियल से याद रख सकते हो। और ये 2 सेक्शन हो गए। बचे हुए 3 सेक्शन डिज़ाइन पे हो गए आपके। जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, स्पेशल डिज़ाइन कंसिडरेशन, और डिज़ाइन का जो मेथड है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो अब इनमें एक एक को, तो ये 5 सेक्शन देख लिया हमने। अब इसमें से एक एक को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो पहला जैसे मटीरियल्स है, तो मटीरियल देख लेते हैं। अच्छा, तो टोटल 43 क्लॉजेज़ थे। तो मैंने जैसा बताया कि पहला तो आपका जनरल था, तो जनरल में 1 से लेके 4 क्लॉजेज़ तक आ जाएंगे। तो जो मटीरियल शुरू होगा आपका वो 5वें क्लॉज से शुरू होगा, और उसमें 17th क्लॉज तक आपका जाती जाएगी चीज़। तो मटेरियल से रिलेटेड क्या पढ़ना है? बेसिकली ये पढ़ना है हमको कि कौन सा मटेरियल है। सबसे पहले तो ये देखो, आप RCC में कौन से मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, फिर उस मटेरियल की स्टोरेज कैसे होती है। ठीक है, स्टोरेज हो गई, फिर उस चीज़ को अच्छे से रखा जा रहा है या नहीं, इस चीज़ के लिए इंस्पेक्शन और टेस्टिंग किस तरह की होती है। फिर किसी मटेरियल को यूज़ करने के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो 4 टॉपिक हैं, इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है विच मटीरियल्स। इन तीनों से रिलेटेड उतने क्लॉजेज़ हमें नहीं इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि ये जो मटीरियल्स हैं उससे रिलेटेड क्लॉजेज़ ही हैं जिन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखते हैं इसको कौन से मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, IS 456 RCC के लिए है ना। तो RCC बनाने के लिए आपको जिस मटेरियल की ज़रूरत है उसी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हैं। तो RCC के लिए आपको क्या चाहिए होगा? कंक्रीट और स्टील। ठीक है, तो अब एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। पहले देखते हैं कंक्रीट को, बाद में स्टील पे आएंगे। तो कंक्रीट किससे बना हुआ होता है? बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर और वाटर। बाइंडिंग मटेरियल में मोस्ट फेमस है सीमेंट, तो सीमेंट से रिलेटेड क्लॉजेज आ जाएंगे। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट को कंबाइन कर लें तो एग्रीगेट एक हो जाएगा। एडमिक्सचर में मिनरल एडमिक्सचर भी आ जाएंगे, और जनरल एडमिक्सचर्स, और वाटर तो हो ही है। तो इन 5 टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्लॉजेज होंगे। अब इन चीज़ों का यूज़ करके बनाया हमने कंक्रीट है। तो इन जनरल ये जो कंक्रीट हमको मिला फाइनल प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसको साइट पे यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बेसिस पे क्लॉजेज हैं। तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ वैसे तो बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारे काम की क्या है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ है। तो इनको याद रखने के लिए आप एक नेमोनिक याद रख सकते हो, डॉग टाइप का, DAWG स्पेलिंग से।
तो D फॉर ड्यूरेबिलिटी, W फॉर वर्केबिलिटी और G फॉर ग्रेड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको उलट के लिख देते हैं, ग्रेड, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और जो भी बची हुई प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसको एटसेट्रा में डाल देंगे। एनीवे, तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ समझ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस कंक्रीट को साइट पे किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। तो उसके लिए निमोनिक क्या हो जाएगा, आप ऐसा एक निमोनिक बना सकते हो मस्त PCC। तो इसमें M से आपको याद हो जाएगा मिक्सिंग, S से हो जाएगा सैम्पलिंग, T से ट्रांसपोर्टेशन, P से प्लेसिंग, C से कॉम्पैक्शन और C से क्यूरिंग, राइट। तो मतलब क्या हो गया कि सैम्पलिंग कैसे करनी है, कंक्रीट को मिक्स कैसे करना है, मतलब डिज़ाइन मिक्स, नॉमिनल मिक्स, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग, प्लेसिंग में भी फॉर्मवर्क के अंदर प्लेस करते हैं, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर एक स्पेशल कंडीशन में कौन कहाँ है, मतलब हम कंक्रीटिंग स्पेशल कंडीशन में कैसे करते हैं, राइट। तो हम क्या समझ गए अभी तक हम ये समझ गए कि, तो ऐसे अगर हम थोड़ा सा देखें हमने क्या सीखा है, तो मटेरियल्स में हमने RCC में कंक्रीट और स्टील इन दोनों मटेरियल्स का यूज़ करके RCC में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को। तो हमने सबसे पहले कंक्रीट को किन मटेरियल्स का यूज़ करके बनाया जाता है उनको पढ़ा, फिर उसके बाद कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसको साइट पे यूज़ में कैसे लाया जाता है, किन स्टेप्स के थ्रू, उनको पढ़ा। तो ये दो चीज़ें कंक्रीट से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट मटेरियल है स्टील, तो स्टील में रेनफोर्समेंट से रिलेटेड, रेनफोर्समेंट की असेंबली से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो हम इसमें पढ़ लेंगे। तो ऐसे हमने देखा कि ये हमारा पहला सेक्शन है, मतलब जनरल को अगर निगलेक्ट कर दें तो काम का हमारा ये पहला है जो मटेरियल्स हमने फिनिश कर लिया। इसके बाद सेकंड क्या आता है, अब इसके बाद बचे हुए तीनों डिज़ाइन के बेसिस पे सेक्शंस आ जाएंगे। तो डिज़ाइन में जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन को अगर हम देखें तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, क्लॉज 18 से लेके क्लॉज 27 तक ये कवर होते हैं जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन में। तो इनको कैसे याद रखा जाएगा, इस निमोनिक से याद रख सकते हैं हम। एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, तो उसमें एनालिसिस पे हो जाएगा। डिज़ाइन में क्या हो जाएगा, डिज़ाइनिंग फॉर लोड्स, कौन से लोड्स, तो इसमें लोड्स और फोर्सेस जो भी हैं उससे रिलेटेड प्रोविज़न आ जाएंगे। फिर एक बार हमने इन लोड्स और फोर्सेस के लिए डिज़ाइन कर लिया अपने स्ट्रक्चर को, तो एंड में हमको क्या पता चल जाता है, ये पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर में स्टील कितना यूज़ करना है। तो अगला टॉपिक हो जाएगा रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग का, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो कौन कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को हम देखेंगे, फुटिंग छोड़ के बाकी सब कवर कर लेंगे, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग को छोड़ दिया, उसकी बजाय जॉइंट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल एलिमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को। चौथी चीज़ क्या आ जाएगा, चौथा सेक्शन है स्पेशल डिज़ाइन कंसिडरेशन के लिए। तो देखते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो इसमें भी कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो बची हुई सारी जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल बीम, स्लैब, वॉल्स, स्टेयरकेस, फुटिंग, इसके बारे में। बीम में कौन सी बीम, स्पेशली डीप बीम के बारे में पढ़ेंगे। स्लैब में कौन सा स्लैब, फ्लैट स्लैब के बारे में पढ़ेंगे, या फिर वॉइड स्लैब, हॉलो ब्लॉक स्लैब, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल डिज़ाइन कंसिडरेशन। लास्ट में आएगा लिमिट स्टेट मेथड, और इसको तो हमने बीटेक में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है। जो भी हम डिज़ाइन पढ़े हैं RCC का सेपरेटली, वहाँ सारे लिमिट स्टेट मेथड के ही फॉर्मूले तो यूज़ किए हैं। तो इससे हम लोग वी आर प्रॉपरली एक्वेंटेड विद दिस, तो इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो लिमिट स्टेट मेथड में हमको खैर क्लॉज 35 से क्लॉज 43 तक लिमिट स्टेट मेथड में हमको पढ़ना होगा। इसमें किन चीज़ों को कवर करेंगे, बेसिकली दो चीज़ को कवर करेंगे। एक तो कंसेप्ट कौन सा यूज़ होता है लिमिट स्टेट मेथड में, और फिर डिज़ाइन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कंसेप्ट क्या है। लिमिट स्टेट मेथड में हम वर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं। वर्स्ट केस क्या हुआ कि स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहा है उसको हमने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, कैरेक्टरिस्टिक लोड आ रहा था उसको बढ़ा के हमने डिज़ाइन लोड कर दिया, ठीक है। कैसे, यूजिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड। उसी तरह स्ट्रेंथ जो थी हमारे मटेरियल्स की, हमारे स्ट्रक्चर की, उस लोड को लेने के लिए उसको घटा दिया हमने। कैसे घटा दिया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को घटा के डिज़ाइन स्ट्रेंथ कर दिया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स का यूज़ कर लिया। एनीवे, तो इससे हमको क्या पता चला इस पूरी कहानी से कि एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड डिज़ाइन वैल्यूज़ एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स पे। अगला क्या है, सेकंड डिज़ाइन। तो लिमिट स्टेट मेथड में आप स्ट्रक्चर को दो चीज़ों के लिए डिज़ाइन करते हो ना, स्ट्रेंथ के लिए और सर्विसेबिलिटी के लिए। तो स्ट्रेंथ को दूसरे शब्दों में बोलें तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के लिए। तो कोलैप्स के लिए कुछ लिमिट स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी, देखो डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही आसानी के लिए लिख लिया है कि जैसे बीम में हमें किसके लिए डिज़ाइन करना होता है, बीम को बेंडिंग या फिर फ्लेक्चर के लिए, शेयर के लिए, टॉर्शन के लिए। तो लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर, लिमिट स्टेट ऑफ शेयर, लिमिट स्टेट ऑफ टॉर्शन। कॉलम को कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन करते हैं तो लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन। तो ये चार लिमिट स्टेट्स हो गई किस में, कोलैप्स के अंदर।
लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग वाले को चैप्टर को, ठीक है। तो अगर आप इसको ओवरऑल थोड़ा सा देखोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि इसमें डिज़ाइन वाला जो पार्ट है उसको तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया इसलिए रहता है क्योंकि हम यूज़ करते हैं, हमने स्टेप्स किए हुए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूले या फिर कंसेप्ट्स फिर भी थोड़े से दिमाग में रहते हैं। लेकिन ये जो मटेरियल वाला पार्ट है ये इंटायरली थियोरेटिकल है, तो इससे एसोसिएटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो आसानी से हम भूल जाते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। एनीवे, तो हमने ये 5 सेक्शंस देख लिए। मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो इन 5 सेक्शंस के लिए ही हैं, एनेक्जर्स के लिए कुछ नहीं बनाया है, बट फिर भी कम से कम ये देख लेते हैं कि एनेक्जर्स में टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो एनेक्जर में ये टॉपिक्स हैं, इनका कोई भी मतलब रैंडमली दिए हुए हैं हैप्पैज़ार्ड मैनर में, तो इनको एक मैंने अपने आप प्रॉपर सीक्वेंसिंग में बना दिया है जिससे याद करने में आसानी हो। तो निमोनिक क्या हो जाएगा एनेक्जर्स के टॉपिक्स का? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर डिज़ाइन टू गेट रिड ऑफ सर्विसिबिलिटी इशूज़। तो कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं? स्लैब, बीम, कॉलम। फुटिंग को कवर नहीं किया गया, सिर्फ स्लैब, बीम और कॉलम, तो इससे रिलेटेड है। ये देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देन डिज़ाइन, तो वर्किंग लिमिट स्टेट मेथड जो है उसको हमने ऑलरेडी सेक्शन में देख चुके हैं, सेक्शन 5 में। यहाँ पर एनेक्जर्स में जो डिज़ाइन के लिए मेथड बताया गया है उसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डील करते हैं वो। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर डिज़ाइन टू गेट रिड ऑफ सर्विसिबिलिटी इशूज़। तो सर्विसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? CCD-V। तो C फॉर क्रैक्स, C फॉर कोरोजन, D फॉर डिफ्लेक्शन, V फॉर वाइब्रेशन। तो इसमें कोरोजन और वाइब्रेशन को नहीं कवर किया गया है, क्रैक्स और डिफ्लेक्शन को कवर किया है। तो टॉपिक्स यही सारे हैं, बस ये कि इनको रैंडमली लिख दिया है आगे पीछे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में बीम है ना, तो बीम में एनेक्जर्स में उन्होंने रेक्टेंगुलर और T सेक्शन बीम को कवर किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमको मतलब ब्रॉडली ये आइडिया हो गया कि IS 456 में अभी है क्या, जो 5 सेक्शंस और 8 एनेक्जर्स हैं उसमें। अब हम आगे ये देख सकते हैं कि एक एक इंडिविजुअली एक एक सेक्शन से एसोसिएटेड कौन कौन से क्लॉजेज़ हैं।